स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के सेशन में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है महाकाव्य पद्मावत, उस पर बातचीत करेंगे। पद्मावत से संबंधित कुछ टॉपिक पर मैंने पहले भी बातचीत की थी। आज के सेशन में हम लोग पद्मावत के एक नए पहलू, एक नए पक्ष पर बात करेंगे और वो है पद्मावत एक ट्रेजेडी, एक त्रासद कथा। कुछ आलोचकों की राय है कि पद्मावत में ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी कहानी के इस कथा के अंत में ही नहीं है, बल्कि बीच में भी ये दिखाई देता है। पूरी की पूरी कथा जो है, पूरा ये जो काव्य है, असल में मानवीय त्रासदी का ही काव्य है। ऐसा नहीं है कि पद्मावत के अंत में, पद्मावत की कथा के अंत में रानी पद्मावती और नागमती दोनों जौहर व्रत कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं, आग में कूदकर जान दे देती हैं और ये बड़ा एक ट्रेजिक एंड है। पाठक देखकर या पाठक को ये जो दृश्य है वो उसके मन मस्तिष्क पर आघात करता है। अगर आपने मूवी देखी हो तो निश्चित तौर पर ये जो क्लाइमैक्स है मूवी का, संजय लीला भंसाली वाली जो मूवी आई थी पद्मावत, तो उसका क्लाइमैक्स ऑडियंस को, दर्शक को बड़ा गहरे तक प्रभावित करता है। सब लोग बड़े उदास मन से थिएटर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक प्रेम कथा चल रही थी जीवन में, जहां रस था, सब कुछ बेहतर था। प्रेम किस तरीके से जीवन को एक ढंग से जोड़े हुए था और उस प्रेम में ये कथा जिस ढंग से अपना विस्तार पाती है वो सबको आकर्षक लगता है। प्रेम हमारे जीवन का सबसे आकर्षक पक्ष भी है, लेकिन अंत में जिस तरीके से दोनों रानियां जौहर कर लेती हैं या फिर राजा रतन सेन की मृत्यु हो जाती है, वो स्थितियां बहुत एक कारुणिक है, मार्मिक है और पाठक या दर्शक के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है। क्या है ट्रेजेडी, किस दृष्टिकोण से ये इसे ट्रेजिक एपिक कहेंगे और इसमें ट्रेजेडी के वो तत्व कहाँ हैं, थोड़ा इस पर हम लोग बातचीत करें। बातचीत शुरू करने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि एक बैच अपना शुरू होने वाला है, सेकंड बैच 5 जुलाई से। तो अगर आप में से कोई हिंदी साहित्य के बारे में सोच रहा है, अभी नहीं लिया है इस क्लास को देखने वालों में से, तो मैं चाहूँगा कि हिंदी साहित्य को आप ज्वाइन करें। हिंदी साहित्य के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हिंदी साहित्य यूपीएससी मेन एग्जाम में एक बेहतर विकल्प के रूप में जाना पहचाना जाता है। हर बार इसमें रिजल्ट अच्छे होते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं और हिंदी साहित्य पढ़ते हुए आप एक ढंग से अपने जीवन और समाज से ही गुजरते हैं। लगता है कि सब कुछ हमारा देखा हुआ है, सब कुछ हमारा जाना हुआ है और कुछ भी इसमें नया नहीं लगता। और एक बड़ा, जैसे आप मूवी देखते हैं और मूवी देखते हुए आपको चीजें अच्छी लगती हैं और आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, हिंदी साहित्य का नेचर वैसा ही है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, अजय लाइव, और इसे आप यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगी इसकी फीस में। तो अजय लाइव कोड यूज करें। 1 बजे से इसकी टाइमिंग है, 1 से 4, 3 घंटे की क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी और हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट है, फाइनल टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, प्रीवियस इसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन है, कंप्लीट नोट्स मटेरियल के साथ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल जो टॉपिक है हमारा कि पद्मावत एक त्रासद काव्य। त्रासद काव्य में सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि त्रासदी से मतलब क्या है। त्रासदी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एपिक या ट्रेजेडी काव्य से क्या मतलब है? वैसे तो आप सबको मैं बताऊं कि भारत में, अपनी संस्कृति में और अपने यहाँ जो परंपरा है साहित्य रचना की, उसमें ट्रेजेडी बहुत कम देखने को मिलता है। अपने यहाँ त्रासद रचनाएं कम ही लिखी गई हैं और लेकिन पश्चिम के साहित्य में ट्रेजेडी एक वहाँ बहुत प्रचलित एक तरीका रहा है और बहुत ऐसे रचनाएं लिखी गई। शेक्सपियर के नाटक हैं और तमाम ऐसे, जहां एक ट्रेजिक एंड होता है, एक दुखांत घटना, दुखांत कथा का अंत जो है वो दुखांत होता है। क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब क्या है? ट्रेजेडी का अगर शाब्दिक मतलब हम लोग लिया जाए तो
इसका जो त्रासदी हम लोग कहते हैं, त्रासदी का मतलब है कि जो कहानी है उसका अंत जो है वो दुखांत हो, और दुखांत किसी भी वजह से हो सकता है। उसमें चाहे नायक या नायिका किसी ऐसे विषम परिस्थितियों में घिर जाए, मुसीबत में घिर जाए, या फिर दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाए, बावजूद इसके कि दोनों का उसमें कोई दोष नहीं है, किसी दुखद घटना के शिकार होने में उनका कोई दोष नहीं है, वो बड़े अच्छे भद्र लोग हैं, लेकिन किसी भी कारण से ऐसे एक परिस्थितियों में उलझ जाएं और उसमें उनकी मृत्यु हो जाए, और पाठक को ये लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पाठक के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर हो, उसे लगना चाहिए कि नहीं, उस मन में एक बड़ा कचोट सा भाव आए कि इस ढंग से नायक या नायिका दोनों में से किसी का ऐसा अंत नहीं होना चाहिए था। जब इस तरह की कथाएं लिखी जाती हैं तो उनको ट्रेजेडी कहा जाता है। अपने यहाँ भी कुछ ऐसे खासकर बांग्ला साहित्य में ट्रेजेडी वाली रचनाएं लिखी गई हैं। आपने देवदास मूवी देखी होगी, देवदास का ट्रेजिक एंड है। गोदान जो प्रेमचंद का है उपन्यास, उसमें भी हम देखते हैं एक त्रासदी है, किसानी जीवन की त्रासदी है। कथानायक होरी जो है वो एक सामान्य किसान है, वो एक सामान्य तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है, अपना परिवार चलाना चाहता है, उसके लिए वो तमाम उम्र संघर्ष करता है। उसकी छोटी बड़ी थोड़ी साध है, उसकी कुछ कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, गाय पालने की उसकी लालसा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी छोटी छोटी लालसाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, और अंत में सामाजिक आर्थिक जटिलताओं में, सामाजिक आर्थिक ताने बाने और शोषण के जाल में फंसकर उसकी मौत हो जाती है, असमय मौत हो जाती है। और गोदान के पाठक को यह बात बहुत कचोटती है, पाठक के दिल पर बड़ा आघात लगता है कि होरी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, होरी को नहीं मरना चाहिए था। तो प्रेमचंद ने भी ट्रेजेडी का इस्तेमाल किया है। क्या पद्मावत में भी ऐसी कोई ट्रेजेडी है? तो पद्मावत को हम किस रूप में देखते हैं? एक तो पहली चीज ये कि पद्मावत एक विशुद्ध प्रेम काव्य है। जायसी को प्रेम की पीर के कवि के रूप में उनकी पहचान होती है कि वो प्रेम का गीत गाते हैं। और कब? मध्यकाल में, जिस मध्यकाल में प्रेम को बड़ा अभिशाप माना गया है, प्रेम को पाप और निषेध है उसका, क्योंकि प्रेम एक ऐसा जीवन मूल्य है, एक ऐसा विचार है जो समानता पर आधारित है। प्रेम जाति, धर्म, आयु, क्षेत्र, रंग, रूप, सारी जो असमानताएं हैं उन सब को मिटाकर बराबरी के धरातल पर होता है प्रेम। एक बराबरी का संबंध है, एक बराबरी का रिश्ता है। चूंकि मध्यकाल में समाज को तमाम तरह से विभाजित किया गया था, सत्ता और समाज के जो वर्चस्ववादी लोग हैं उन्होंने समाज को बांट रखा था, जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, ताकि समाज बटा रहे और वो आसानी से शासन कर सके। ऐसे में अगर कोई प्रेम के गीत गाता है तो निश्चित तौर पर वो समाज विरोधी है और समाज को ये बात पसंद नहीं। जायसी हो या भक्ति काल के दूसरे भक्त संत हों, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, या कोई भी अन्य जो प्रेम की बात करता है, उसको लोग पसंद करने वाले नहीं थे। लेकिन इन संत कवियों का प्रभाव इतना था, इनको सुनने वाले लोग इतने थे कि इनकी बात सुनी गई। हाँ, एक बात जरूर है कि इन्होंने प्रेम, सीधे सीधे प्रेम की बात नहीं कही, बल्कि उसमें बीच में एक माध्यम के रूप में ईश्वर की बात हो रही है, ईश्वरीय प्रेम की बात हो रही है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम के जरिए इन्होंने लोक जीवन के प्रेम को उसमें व्यक्त किया है। ये अपने ईश्वर को भी सामान्य जन के रूप में व्यक्त करते हैं और ईश्वरीय प्रेम को भी सांसारिक प्रेम में बदलते हुए ये प्रस्तुत करते हैं। जायसी यानी कि सूफी परंपरा में जायसी आते हैं प्रेम मार्गी धारा से। प्रेम मार्गी धारा या सूफी परंपरा में तो जो सांसारिक प्रेम है, उसी सांसारिक प्रेम के जरिए ईश्वरीय प्रेम की बात कही गई है, जिससे हम लोग कहते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा। तो जायसी प्रेम के कवि हैं, प्रेम के गीत गाते हैं। अपने पद्मावत में भी एक त्रिकोणीय प्रेम संबंधों को दिखाते हैं, जिसमें एक कोण पे
राजा रत्नसेन है, तो दूसरे कोण पे रानी पद्मावती हैं और तीसरे कोण पे नागमती है जो रत्नसेन की विवाहिता है। प्रेम के जरिए जायसी असल में न केवल एक प्रेम कथा कह रहे हैं, बल्कि मध्यकाल में एक सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का भी प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जायसी मुसलमान कवि हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन आप देखिए कि एक तो वो राजा रत्नसेन और हिंदू समाज और घर परिवार की कथा कहते हैं। दूसरी बात कि इस पद्मावत में वो अलाउद्दीन खिलजी को विलन के रूप में, खलनायक के रूप में दिखाते हैं। यानी कि जायसी कोई पक्षपात करते हुए नजर नहीं आते। जायसी किसी अपने सांप्रदायिक खांचे में बंधे हुए नहीं है, बल्कि जो सच है प्रेम को लेकर, जो बातें हो, जो सच है और प्रेम के लिए जो चीजें होनी चाहिए उसको दिखाने के लिए वो ये कथा कहते हैं और लोक जीवन की आस्था को मजबूत करते हैं। लोक जीवन में प्रेम को जिस रूप में देखा जाता है उसे उसी रूप में वो प्रस्तुत करते हैं। तो एक उनका प्रयास सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का भी है, हिंदू मुस्लिम को करीब लाने का भी है और प्रेम को एक जीवन और सामाजिक मूल्य के रूप में स्थापित करने का भी है। लेकिन इसी के जरिए उन्होंने एक इंसानियत की भी खोज की है कि असल में जो एक मानवीय मूल्य है और जीवन में जो अति आवश्यक है प्रेम, उस प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, और उस प्रेम के जरिए वो उन तमाम जीवन मूल्यों की बात करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। प्रेम के बहाने वो जीवन में त्याग, बलिदान, समर्पण, सब कुछ लुटा देना, कोई अपेक्षा नहीं रखना, दूसरों के लिए दूसरों की खुशी के लिए प्रयास करना और उसे प्राप्त करने के लिए एक ढंग से अपना सब कुछ गंवा देना, ये इंसानियत है, ये प्रेम के लिए आवश्यक शर्त है जिसको जायसी इस काव्य में दिखाते हैं। यानी कि वो प्रेम को केवल प्रेम कथा सतही तौर पर नहीं करते, एक छिछलापन नहीं है, बल्कि उसके गहरे अंतर में उतरते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं और बताते हैं कि इस प्रेम को कैसे हासिल किया जा सकता है और ये प्रेम जीवन के लिए कितना जरूरी है। और यही वजह है कि राजा रत्नसेन को पद्मावती मिलती है, क्योंकि राजा रत्नसेन अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपना सब कुछ गंवा देते हैं, एक सामान्य योगी बनकर पद्मावती की तलाश में निकलते हैं और सब कुछ भुलाकर एक समर्पित भाव से रानी पद्मावती को पाने के लिए प्रयास करते हैं और उन्हें अंततः सफलता भी मिलती है। हम सब जानते हैं कि पद्मावत का एक प्रतीकात्मक, एक रूपक काव्य के रूप में भी इसका मूल्यांकन होता है। इसमें जो सूफी परंपरा के हिसाब से जो भक्त और ईश्वर की मिलन की बात है उसका भी एक संकेत है। यहाँ रत्नसेन जीवात्मा के प्रतीक हैं, तो रानी पद्मावती जो है वो परमात्मा की प्रतीक है। लेकिन उसे हम छोड़ दें, एक इसे लोक काव्य के रूप में देखें, इसके धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष को छोड़ दिया जाए, तो पद्मावत में राजा रत्नसेन अपने प्रेम को पाने के लिए, रानी पद्मावती को पाने के लिए अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। दूसरी तरफ पद्मावती की चाह रखने वाला एक पात्र और भी है जो अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कैसा पात्र है? अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति पर, अपने ताकत के बल पर रानी पद्मावती को हासिल करना चाहता है। जायसी दिखाते हैं कि ये प्रेम है और इस प्रेम में कोई जोर नहीं चलता, इस प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं होती। उधर हम लोग जब कबीर को पढ़ रहे थे तब भी हम लोग बात कर रहे थे कि यह तो घरु है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे सो बैठे माही। प्रेम के लिए हमें अपने अहंकार, अपने सारी चीजों को त्याग करना पड़ता है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी अपनी शक्ति, अपने तलवार के बल पर प्रेम को हासिल करना चाहता है और यही वजह है कि उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। जायसी दिखाते हैं कि इस प्रेम की खोज में, इस प्रेम के रास्ते पर चलकर वही मनुष्य चल सकता है जो अपना सर्वस्व गंवा सके, सर्वस्व निछावर कर सके, और ये प्रेम का रास्ता ही बैकुंठ का रास्ता है।
इस प्रेम के जरिए ही हम जिस बैकुंठ की प्राप्ति मध्यकाल में सभी धर्म और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं कि मोक्ष कैसे मिले, जैसे कहते हैं इस प्रेम के जरिए ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो लिखते हैं कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तो का छार भर मुट्ठी। ये मानुष प्रेम ही बैकुंठ है, मानुष प्रेम ही बैकुंठ का रास्ता बन सकता है, वरना एक मुट्ठी छार के सिवा इस जीवन का कोई महत्व नहीं। यानी कि प्रेम को एक मूल्य के रूप में स्थापित तो करते ही हैं, साथ ही साथ जिस स्वर्ग की चिंता थी, जिस मोक्ष की चिंता मध्यकाल में सर्वाधिक थी, उसका भी रास्ता प्रेम को ही बताते हैं। जैसे एक जीवन मूल्य के रूप में प्रेम को रखते हुए लोगों को संदेश देने का काम करते हैं पद्मावत के जरिए, कि पद्मावत एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की सीख है। लेकिन इसी के जरिए आप देखें तो पद्मावत की कथा में कुछ ऐसी त्रासदपूर्ण घटनाएं दिखाई देती हैं जो हमें इतिहास की भूल की ओर इशारा करती है, मानवीय भूल की ओर इशारा करती है। ट्रेजेडी के बारे में यह कहा जाता है कि ट्रेजेडी जो है वो न केवल दुखांत है, बल्कि कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों को भी चित्रित करता है ट्रेजेडी, जिसे देखकर हमें बार बार लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें तो सत्ता समाज के उस मूल्य विरोधी प्रेम रूपी मूल्य, जो प्रेम जीवन का मूल्य है, उसके विरोध में जिस ढंग से घटनाएं घटती हैं, वो इतिहास की त्रासदी बन जाती है। रत्नसेन पद्मावती को प्रेम करते हैं, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो पद्मावती को लेकर चित्तौड़ पहुंचते हैं, उसके बाद जो स्थितियां बनती है और जिस ढंग से अलाउद्दीन खिलजी का इस कथा में प्रवेश होता है, उसके बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। और आप देखेंगे कथा में कि इस प्रेम कथा में अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद उस मानवीय त्रासदी के कई ऐसे चित्र उभर कर आते हैं, और ये त्रासदी अलग अलग स्तरों पर कई तरीके से हमें दिखाई देती है। जैसे अलाउद्दीन जो राघव चेतन जो पंडित है चित्तौड़ का, जिसकी राजा से शिकायत है, राजा से वो नाराज है, और राजा के प्रति नाराजगी के कारण वो अलाउद्दीन खिलजी को जाकर पद्मावती के बारे में कहता है, और अलाउद्दीन खिलजी को भड़काता है वो कि एक सुंदर स्त्री रत्न से ले आए हैं और बेहद सुंदर है और वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। अलाउद्दीन खिलजी बार बार चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचता है, छल प्रपंच करता है, धोखाधड़ी करता है। उसे थोड़ी सफलता भी मिलती है, महल में वो प्रवेश भी करता है, और फिर उसके बाद राजा रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले आना, कैद कर देना। उसके बाद गोरा बादल जो चित्तौड़ के वीर सैनिक हैं, वो राजा को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। चित्तौड़ में युद्ध होता है। बाद में हम देखते हैं कथा के अंत में जाते जाते रत्नसेन भी अपने पड़ोसी शासक के साथ एक युद्ध में छल के द्वारा मारा जाता है, उस रत्नसेन की भी मृत्यु हो जाती है। और रत्नसेन की मृत्यु के बाद, राजा रत्नसेन की मृत्यु के बाद, पद्मावती और नागमती जौहर व्रत कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आता है और उसे लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी समझता है कि रत्नसेन की मृत्यु हो गई है, अब पद्मावती को हासिल किया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही नागमती और पद्मावती दोनों जौहर कर चुकी रहती है। ये एक ऐसी स्थिति है जो त्रासदी पैदा करती है। जितने भी पात्र हैं वो सब अच्छे हैं, सभी अपने जगह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर, लेकिन सब धीरे धीरे किसी न किसी कारण से उस त्रासदी के शिकार हो जाते हैं। एक जो स्थितियां बदलती हैं और जिस ढंग से अलाउद्दीन खिलजी एक बुरी नजर रखता है और बार बार रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए प्रयास करता है, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ जाती हैं और उसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाती हैं और कोई नहीं बचता। अंत में अलाउद्दीन खिलजी जब महल में पहुंचता है तो
उसे रानी पद्मावती नहीं मिलती बल्कि रानी पद्मावती की राख मिलती है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो चाहता था और जिसके लिए इतना सब कुछ किया और जिसके कारण स्थितियां इतनी खराब हुई, अंततः अलाउद्दीन खिलजी को भी कुछ हासिल नहीं होता। जायसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाए पृथ्वी सब झूठी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को भी कुछ नहीं मिलता सिवाय राख के। जिस प्रेम पात्र को पाना चाहता है वो प्रेम तो हासिल नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम के लिए जो मूल्य चुकाना है वो नहीं चुका पाता, जो समर्पण, जो त्याग, जो बलिदान चाहिए नहीं कर पाता। वर्चस्व और शक्ति के बल पे हासिल करना चाहता है, इसलिए उसे पद्मावती नहीं मिलती बल्कि पद्मावती की राख मिलती है और उसे यह एहसास होता है कि ये पृथ्वी झूठी है, सब कुछ मिथ्या है, सब बेकार है। इतनी कोशिश, इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी पद्मावती की राख के सिवा अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भी हासिल नहीं होता। ये एक ऐतिहासिक भूल भी है और मानवीय ट्रेजेडी भी है, मानवीय त्रासदी भी है, जिसमें सारे पात्र समाप्त हो जाते हैं, सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी कि एक तरफ तो बिल्कुल निष्कलुष आदर्शवाद है, तो दूसरी तरफ इतिहास की वो भूल है जो हमें ये सीख देती है कि हम हर एक मामले में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जहां संवेदना की जरूरत है वहां संवेदना से ही हम काम कर सकते हैं। प्रेम को तलवार के बल पर नहीं जीता जा सका, नहीं जीता जा सकता। और जो व्यक्ति ऐसा चाहता है या जो इस तरह से मानवीय संबंधों में जो चालाकियां, छल प्रपंच, शक्ति, वर्चस्व, ऐसी चीजों से जो काम लेता है उसे अंततः असफलता ही हाथ लगती है। हतदर्प सुल्तान वीराने में खड़ा रह जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को कुछ नहीं मिलता, उसकी विजय निस्सार में बदल जाती है। उसकी विजय होकर भी वो हारा हुआ महसूस करता है, पराजित किया हुआ महसूस करता है। इस संबंध में एक बात यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अमीर खुसरो ने भी जिक्र किया था। अमीर खुसरो अपने जमाने के सुल्तानों के साथ रहे, 7 सुल्तानों के साथ रहे, और अमीर खुसरो वैसे तो सूफी संत थे, लेकिन अपने उनका एक इतिहासकार का भी पक्ष है, इतिहास भी लिखा, लेकिन अपने इतिहास में अमीर खुसरो सूफी संत होने के बावजूद वो इस्लाम की विजय का एक ढंग से परचम लहराते हुए दिखाई देते। इस्लाम विजय की बड़ी तारीफ करते हैं अमीर खुसरो, लेकिन अमीर खुसरो से जायसी इस मामले में अलग हैं। जायसी इस्लाम की विजय तो दिखाते हैं कि चित्तौड़ पर अंततः अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया, लेकिन ये कब्जा भी व्यर्थ है, बेकार है, निस्सार है। अंततः अलाउद्दीन खिलजी को कुछ भी हासिल नहीं होता। और ये जो वर्णन है यही जायसी को बड़ा कवि बनाता है। जायसी इस मामले में अमीर खुसरो से आगे निकल जाते हैं कि वो इस्लाम विजय को ज्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि मानवीय जीत होनी चाहिए, हमें लोगों के दिलों पर अपनी जीत हासिल करनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी को ये सबक देते हैं वो, या अलाउद्दीन खिलजी को शैतान बताकर, विलन बताकर वो ये बताते हैं कि इस तरह की जीत अंततः बेकार है, अंततः हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, निस्सार है, व्यर्थ है। और ये संदेश जो है पद्मावत का सबसे बड़ा संदेश है। तो जायसी ये दिखाते हैं कि पूरा जो ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है अलाउद्दीन खिलजी की, वो अंततः एक ऐसे ट्रेजेडी को जन्म देती है जो पाठक को देखकर बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों रानियों का जौहर कर लेना एक पाठक के हृदय को आघात सा लगता है। राजा रत्न सेन का बेवजह या ऐसे अचानक उनकी मृत्यु हो जाना, युद्ध में मारा जाना, इस तरह की तमाम कोशिशें जो होती हैं जिसमें कि युद्ध में, चित्तौड़ विजय के युद्ध में अनेक निर्दोष लोग मारे जाते हैं, अनेकों लोगों की, गोरा बादल सहित अनेक लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, अनेक लोग बेमौत मारे जाते हैं। ये बस एक गलत निर्णय या एक आप कह लीजिए एक गलत चाह, एक गलत लालसा, एक वासना, उसका नतीजा है जिससे कि ये पूरी कथा ट्रेजेडी में तब्दील हो जाती है। और ये ट्रेजेडी हमारे हृदय को स्पर्श करती है, पाठक के मन को छूती है, और ये ट्रेजेडी हमें एक सबक भी देती है। कथा के अंत में
एक शांत रस का भाव हमारे मन में आता है, शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, निर्वेद जिसका स्थायी भाव है। एक हमारे मन में अध्यात्म और एक 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 शांत भाव पैदा होता है, एक निस्सारता का भाव पैदा होता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और जायसी ने लिखा भी है कि कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ कहानी रह जाती है। इसमें कहानी रह गई है। जैसे कहते हैं कि फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मर जाते हैं, उसकी खुशबू रह जाती है। तो इस ट्रेजिक एंड में सब कुछ मिट जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है वो है खुशबू। इस कहानी की जो खुशबू है, इस कहानी का जो सबक है, इस कहानी की जो प्रेरणा है वो रह जाती है। और वो कहानी की प्रेरणा ये है कि मानवीय संवेदना के जरिए ही हम मानवीय भावना और मानवीय मन को जीत सकते हैं। हम मानवीय संबंधों में किसी तरह के छल प्रपंच या चालाकी के जरिए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रचना है जिसमें पद्मावती और रत्नसेन के इस प्रेम कथा के जरिए जायसी ने संदेश देने की कोशिश की है। जायसी लिखते हैं कि कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। तो कोई भी पात्र नहीं रहा, बस कहानी बच गई। लेकिन ये कहानी सदियों से हमें प्रेरित कर रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। ये कहानी जब तक रहेगी, या आप कह लीजिए कि जब तक हमारे जीवन में प्रेम रहेगा, जो हमेशा रहेगा, तो जब तक प्रेम है तब तक ये कहानी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए रहेगी। और ये ट्रेजेडी, पद्मावत की ट्रेजेडी जो है वो हम सबको एक सबक देती रहेगी कि ऐसे संबंधों में, आत्मीय संबंधों में, प्रेम संबंधों में, मानवीय संबंधों में कोई चालाकी नहीं चलती। वहां हमें अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को समाप्त करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर पद्मावत एक ट्रेजिक एपिक है और इसमें ट्रेजेडी को हम लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों की चर्चा इसमें करनी है और इस ट्रेजेडी को इस रूप में हमें दिखाना है। तो मैं समझता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी और आप नोट्स जब पढ़ेंगे तो इसे और व्यवस्थित तरीके से आप समझेंगे और आप इस पे लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।